नमस्ते बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। छात्रों, मैं रंजना आप सभी का हिंदी तासिका में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम अपने हिंदी विषय को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हमारे नए पाठ की तरफ, जिसका नाम है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। छात्रों, हमारा आज का यह नया पाठ स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके लेखक हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बच्चों, यहाँ पर जैसा कि आप लेखक का नाम देख रहे हो, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पर मराठी वर्णमाला के ल का प्रयोग किया गया है। अगर हम हिंदी में इसे कहेंगे तो बाल गंगाधर तिलक करते हैं। तो अब मैं आपको दोनों ही बातों की यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि देखिए, जो हमारे आज के पाठ के लेखक हैं वे महाराष्ट्र के रहने वाले थे, मराठी भाषी थे और मराठी भाषा में ळ और ल दोनों का ही प्रयोग होता है, परंतु जो छोटा बालक होता है उसे मराठी भाषा में बाल कहा जाता है और हिंदी में अगर बाल कहा जाए तो इंग्लिश में उसका अर्थ हेयर हो जाता है। तो यहाँ हमें बाल का ही प्रयोग करना है। ठीक उसी प्रकार से तिलक न बोलकर तिलक बोलना है। तो इस तरह से मराठी भाषी हमारे लेखक लोकमान्य तिलक होने के कारण यहाँ पर बाल में र और तिलक में र का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं आपको यह बताऊं कि जब हमारे भारत में स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था तो उस समय लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों ही स्वतंत्रता सेनानी बहुत ज्यादा चर्चित थे। तो इनके नामों को उस समय लोग लाल बाल पाल के नाम से जाना करते थे। चलिए अब हम पाठ को थोड़ा आगे बढ़ाएं। उससे पहले हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में जान लें। जैसा कि आपने पाठ का नाम देखा कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा नारा दे करके लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। उनके मन में उन्होंने डर पैदा कर दिया था। एकमात्र लोकमान्य तिलक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी वजह से अंग्रेजों की धज्जियां उड़ रही थी, अर्थात अंग्रेज इनके खौफ से, डरे सहमे से रहने लगे थे। एकमात्र यही वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। चलिए बच्चों, अब हम इनके परिचय से परिचित हो जाते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हमारे इसी महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के दापोली, जो कि एक बड़ा प्रांत है, और उसमें एक छोटा सा गांव है चिखली, जहां उन्होंने जन्म लिया था। ये एक ब्राह्मण कुल से थे। इनके पिता भी एक बहुत ही जाने माने और बहुत ही आदरणीय शिक्षक थे। एक शिक्षक के पुत्र के रूप में इन्होंने जन्म लिया था। आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया है बच्चों, इन्होंने जनता को उद्बोधित करने हेतु केसरी और मराठा इन समाचार पत्रों की शुरुआत की थी। छात्रों, जब अंग्रेजियों का शासनकाल चल रहा था तो अंग्रेजी सरकार यह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि भारतीय एक जगह पर इकट्ठे हों और स्वराज्य के लिए वो कुछ नया कार्य कर पाए। तो भारतीयों को अलग अलग रहने के कारण वे उन पर काफी अत्याचार
अत्याचार किया करते थे और कर्फ्यू जैसा लगा दिया करते थे, किसी को मिलने नहीं दिया जाता था। तो उस समय, ऐसे ही समय में लोकमान्य तिलक जी ने मराठा और केसरी नाम के समाचार पत्र निकालकर जन जागृति का कार्य किया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने लोग एक मत हो, एक साथ में इकट्ठे हो और हमें स्वराज्य पाने के लिए क्या करना है, उसके लिए क्या मंसूबे बनाने हैं, इसी के लिए उन्होंने उस समय गणेशोत्सव और शिवाजी जयंती जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। जैसे उत्सवों को मनाना तभी से ही आरंभ किया गया था। आगे बढ़ेंगे। तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं एक प्रसिद्ध वकील थे। छात्रों, तिलक जी ने मुंबई से ही LLB की डिग्री पास की थी और उसके बाद में वे उसी डिग्री के आधार पर वकील बने। इससे पहले वे एक शिक्षक थे और समाज सुधारक का कार्य तो वे कर ही रहे थे। समाज में अच्छाइयां लाने का उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में बखूबी भूमिका निभाई है। आगे बढ़ेंगे। देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। यही एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए उस समय जिन्होंने अंग्रेजों के मन में दहशत पैदा कर दी थी। इसलिए जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया है। छात्रों, जब इन्होंने लोगों को जागृत करने के लिए और स्वराज्य के प्रति उनके मन में भावनाएं उत्पन्न करने के लिए कार्य किए तो लोगों ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दे दी। इस तरह से यह उनका असल नाम नहीं बल्कि लोगों के द्वारा दिया गया एक नाम है। और जैसा कि हमने लेखक के रूप में उनका नाम पढ़ा है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इसमें लोकमान्य लोगों के द्वारा दी गई एक उपाधि है, अर्थात लोगों का नायक जिसे कहा जाता है। और बाल, उन्हें बचपन में वे बहुत ही बुद्धिमान विद्यार्थी के रूप में, बुद्धिमान बालक के रूप में रहे, इसलिए उन्हें बाल, और मराठी भाषा में बाल जो है बच्चों को प्यार से कहा जाता है। दूसरा है गंगाधर। गंगाधर उनके पिताजी का नाम था और तिलक उनका सरनेम अर्थात उनका उपनाम था। तो इनका असल नाम क्या था? इनका असल नाम था केशव। तो इस तरह से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से ये संसार में प्रसिद्ध हुए। बढ़ते हैं बच्चों आगे। इनके द्वारा रचित कुछ मुख्य रचनाएं हैं। देखिए यहाँ पर गीता रहस्य, अगला है वेद काल का निर्णय, उसके बाद है आर्यों का मूल निवास स्थान और वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष। इस तरह से उन्होंने कुछ रचनाएं रचित की हैं। छात्रों, अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे। अगर हो सके तो आप सभी अपने अपने हाथों में पुस्तक लेकर के पाठ के वाचन की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर, मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। यह पाठ जो है एक भाषण के रूप में है। बच्चों, भाषण का मतलब होता है स्पीच, जो लोगों को इकट्ठा करके उन्हें किसी जानकारी से अवगत कराने के लिए किया जाता है। तो लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखा गया यह एक भाषण है। इस भाषण में उन्होंने यहाँ पर बताया है कि मैं भले ही शारीरिक रूप से वृद्ध हूँ, परंतु मेरे अंदर जो जोश है, जो उत्साह है, वह जवान है, युवा है। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। बच्चों, कौन सा विशेषाधिकार? यह विशेषाधिकार कि वे शरीर से भले ही कमजोर है, वृद्ध है,
लेकिन उनके मन में जो जोश है वह जवानों की तरह है और यह अधिकार सिर्फ उन्हें मिला है और इस अधिकार को वे छोड़ना या त्यागना नहीं चाहते। अपने विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बच्चों, उनकी विचार शक्ति क्या थी? स्वराज्य की मांग करना। वे कहते हैं अपने भाषण में कि अगर मेरी यह विचार शक्ति मजबूत नहीं कर पाया मैं, तो मुझे इस बात पर बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है कि मैं सभी के सामने यह बात रखूं कि स्वराज्य हमें प्राप्त करना है और उसके लिए हमें कुछ कार्य करने हैं। तो यह प्रस्ताव उनका अपना नहीं, बल्कि वे इसे अपने देशवासियों के साथ में बांट करके सभी का यह प्रस्ताव तैयार कर रहे थे और यह बात रख रहे थे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूं वह चिर युवा है। चिर का मतलब होता है लंबे समय तक। तिलक जी अपने भाषण में यह कह रहे हैं कि वे अब आगे जो कुछ भी भाषण में कहेंगे वे लंबे समय तक के लिए जवान रहने वाले वाक्य होंगे। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है। जर्जर का अर्थ होता है कमजोर। जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनका शरीर काफी कमजोर होता है, दुर्बल होता है और नष्ट भी हो सकता है। एक न एक दिन बुढ़ापा समाप्त होकर के मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से जीवन हमारा खत्म हो जाता है, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा को उन्होंने अमर बताया है कि मरने के बाद में भी आत्मा जो है हमारी कभी भी खत्म नहीं होती, मरती नहीं है, वह अजर अमर हुआ करती है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भी भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। छात्रों, यहाँ पर एक नया शब्द आया है, होम रूल। आप सभी ने इतिहास में होम रूल आंदोलन के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। जब ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में भागीदार था, तब उस समय स्वतंत्रता के लिए और स्वराज्य की मांग करने के लिए लोकमान्य तिलक जी ने 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन की स्थापना की थी। अब इस होम रूल आंदोलन के स्थापित करने के कई कारण थे, बहुत सारी बातें थी इसके पीछे, जिसमें से पहली बात तो यह थी कि जो ब्रिटेन था वो भारतीय सिपाहियों की सहायता लिए बिना लड़ाई कर ही नहीं सकता था और इस समय उसने क्या किया, ब्रिटेन ने भारतीय संसाधन जो थे उनका युद्ध में खुलकर उपयोग किया और उसका खुलकर उपयोग करने के बाद में जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए जो भारतीय लोग थे उन पर बहुत ही ज्यादा कर अर्थात टैक्स लगा दिया गया, जिससे भारतीय जनता बहुत ज्यादा त्रस्त हो गई। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने एक तो भारतीय से सहायता भी ली और उस पर टैक्स भी लगा दिया और साथ ही साथ में भारतवासियों के लिए जो जीवन में उपयोग में लगने वाली सामग्रियां थी उन सब की कीमतें भी बढ़ा दी। अब भारतवासी क्या करें, टैक्स में भी उनका पैसा जा रहा है और जो जीवन में उपयोग लाने वाली जो वस्तुएं हैं जैसे कपड़े, खाद्य पदार्थ इत्यादि चीजें, इन सभी पर उन्होंने इतनी कीमतें बढ़ा दी कि वे सारी कीमतें आसमान छूने लगी, जिस कारण से हम भारतवासी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और यह भी एक ऐसी वजह थी कि होम रूल आंदोलन
शुरू करना पड़ा। लोकमान्य तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन की स्थापना किए जाने के बाद में यह भी देखा गया कि इसकी शाखाएं कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार में तैयार की गई। इन सभी जगहों पर भी कांग्रेस का वहां पर भी बोलबाला था, तो वे भी इस आंदोलन के लिए साथ दे रहे थे। हालांकि शुरुआत में जब आरंभ किया गया यह आंदोलन तो लोग इसे समझ नहीं पाए, लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे लोगों की तकलीफें बढ़ने लगी तो जो भारतवासी थे वे इस आंदोलन में शामिल होने लगे, उन्होंने अपना समर्थन देना आरंभ कर दिया था। तो इस तरह से 1916 में लोकमान्य तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन की स्थापना की गई। तो यहाँ अपने भाषण में तिलक जी ने यह बताया है कि आरंभ में भले ही होम रूल के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे उसमें थोड़ा सा आलस्य नजर आ रहा था, सुस्ती दिखाई दे रही थी, क्योंकि लोग उसमें अपना समर्थन नहीं दे रहे थे। लेकिन उसके पीछे छिपी भावना अर्थात लोगों के मन में, जो लोग उसके समर्थक थे उनके मन में स्वराज्य के प्रति भावनाएं जो थी वे अमर थी, अजर थी, उन्हें कोई विनाश नहीं कर सकता था, वे अविनाशी भावनाएं थी। और उनका पूरा विश्वास था कि वही भावना जो है उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे तिलक जी कहते हैं अपने भाषण में, आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। देखिए छात्रों, यहाँ पर तिलक जी ने आत्मा के बारे में बताया है। हम कहते हैं मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में आत्मा जो है वह अजर अमर रहती है, वह कभी मरती नहीं है। हमारा शरीर जो है नष्ट हो जाता है, आत्मा जो है वह किसी और दूसरे जीवित शरीर में प्रवेश कर जाती है। जिस तरह से हम अपने शरीर को स्वच्छ करके नए कपड़े धारण कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी नए वस्त्र के रूप में एक नए शरीर को धारण कर लेती है। यही यहाँ पर उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा के समान अर्थात ईश्वर के समान होती है। मन को तब तक शांति अर्थात हमारे मन को तब तक अच्छी तरह से अमन नहीं मिलता है, चैन नहीं मिलता है, जब तक कि वह ईश्वर में मिल नहीं जाए। एकाकार का अर्थ होता है मिल जाना। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने कहा कि स्वराज्य जो है वह मेरे जन्म लेने के साथ में ही मुझे प्राप्त हुआ था और यह अधिकार मुझे प्राप्त करना ही है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है मैं बूढ़ा नहीं हूँ। वे कहते हैं कि स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए मेरे अंदर जो भावनाएं हैं वे मुझे जन्म से ही मिली हैं और इस अधिकार को मैं कभी खोना नहीं चाहता और जब तक मैं इसे प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं वृद्ध नहीं होऊंगा। अर्थात मैं शरीर से भले ही वृद्ध हूँ परंतु मैं अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को हमेशा जवान रखूंगा। चलिए बच्चों पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर उन्होंने अपने जन्म सिद्ध अधिकार की विशेषताओं को बताया है। ध्यान दीजिए सभी। तिलक जी कहते हैं कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता। कौन सी भावना? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस भावना को वे कहते हैं कि ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना है जो उनके मन में आई इस भावना को काट सके। कोई आग इसे जला नहीं सकती। किसी भी प्रकार की अग्नि उनके इस भाव को जलाकर राख नहीं कर सकती। कोई जल इसे भिगो नहीं सकता। छात्रों, जल जो है बहुत ही बलवान होता है।
आप सभी भी इससे वाकिफ हो। जिस तरह से सुनामी आती है तो अपने साथ में भयंकर रूप धारण करके वह सब कुछ बहा कर ले जाती है। तो वे कहते हैं कि मेरे मन में जो विचार है स्वराज्य को प्राप्त करने का, वह जल के किसी भी भयंकर रूप से भी कट नहीं सकता, भीग नहीं सकता, वह कभी भी बह नहीं सकता है। कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। उनका मानना है कि किसी भी तरह की कोई हवा, आंधी, तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उनके इस भाव को वह सुखा नहीं सकती। तो इस तरह से उन्होंने अपने जन्म सिद्ध अधिकार की जो विशेषता है यहाँ पर बताई है। आगे देखिए, तिलक जी अपने भाषण में कह रहे हैं, मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूंगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। देखिए, वे सिर्फ इतना ही नहीं, प्रकृति तो उनका मार्ग रोक ही नहीं सकती, लेकिन जो उनके समक्ष है उनमें सीआईडी, आप सभी जानते हो बच्चों सीआईडी पुलिस क्या होती है। तो सीआईडी पुलिस जो है वह भी उनकी इस भावना को पकड़ नहीं सकती है। वे आगे कहते हैं, मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ। वे अपने सिद्धांत अर्थात अपने उसूल जो उनकी बातें हैं वे उन पर जोर डालते हुए कहते हैं, उसकी घोषणा करते हैं, अर्थात उसे पूरी तरह से ऐलान करते हुए कह रहे हैं कि वे अपने सामने बैठे हुए, उस समय भाषण में उनके सामने सीआईडी पुलिस भी थी और पुलिस अधीक्षक अर्थात जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो भी बैठे हुए थे। उनके सामने भी वे अपने जन्मसिद्ध अधिकार को लेकर के बातें कर रहे थे। वे उनसे भी डरते नहीं हैं। वे कहते हैं, कलेक्टर के सामने भी जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, जो कलेक्टर उनके भाषण में उपस्थित थे, वे उस कलेक्टर के सामने भी अपनी बात कहने से चूकते नहीं हैं कि वे स्वराज्य की मांग जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। वे इसके लिए लोगों को भी बोल रहे हैं कि वे भी स्वराज्य की मांग को अपना अधिकार समझें और इस समय जो जरूरत है देश को भारत की एकता की, वे अपनी एकता को दिखाएं। वे किसी भी तरह से बड़ों के सामने भी यह बात करते हुए चूकते नहीं हैं और डरते नहीं हैं। बच्चों, कलेक्टर का अर्थ होता है जिलाधिकारी, जिसका कार्य होता है गांव के विकास की तरफ ध्यान देना। जैसे गांव में पानी की सिंचाई, खेतों के लिए पानी की सिंचाई करना, पानी की व्यवस्था करना, कुएं की व्यवस्था, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, खेल कूद आदि चीजों को देखना कलेक्टर का कार्य होता है। आगे वे कहते हैं, और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त हैं के सामने भी, अर्थात आशुलिपि लेखक, आशुलिपि जो है एक प्रकार की लिपि होती है। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यह सांकेतिक चिन्हों में लिखने वाली एक लिपि होती है जिसे इंग्लिश में शॉर्ट हैंड कहा जाता है। तो उसके लेखक भी उस समय उनके भाषण में शामिल थे, वे भी वहां पर बैठे हुए थे। उनके द्वारा लिखे जाने वाले जो नोट्स थे उसमें वे तिलक के द्वारा कहे गए जो मुख्य वाक्य थे उन्हें सांकेतिक अक्षरों में उकेर रहे थे, लिख रहे थे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि तिलक जी अपने भाषण में क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि वे सीआईडी पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर और आशुलिपि लेखक जो उस समय उनके भाषण में शामिल थे, उनके सामने भी अपनी यह बात जन्मसिद्ध अधिकार को प्राप्त करने की कहते हुए वे डरते नहीं हैं। अर्थात वे इन बातों को उनके सामने भी रखने से कतराते नहीं हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम देखिए, हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए, अर्थात स्वराज्य हमें प्राप्त होना ही चाहिए, यही हमारी चाहत है। जिस
विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्ता में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद हैं। तिलक जी अपने भाषण में कह रहे हैं कि स्वशासन अर्थात स्वराज्य को प्राप्त करना यह हमारी चाहत ही नहीं, हमारे भाव या विचार ही नहीं, बल्कि यह हमारा अधिकार है और यह हमें प्राप्त होना ही चाहिए। और वे कहते हैं जिस विज्ञान की परिणति, विज्ञान अर्थात साइंस, और परिणति का अर्थ होता है झुकाव या झुकने की क्रिया। तो वे कहते हैं कि समाप्त होने या झुकाव की तरफ जाने के लिए हमारा विज्ञान नहीं है, बल्कि हम जो विज्ञान तैयार करते हैं, हमारा जो विज्ञान है, हमारा जो साइंस है, वह किसी बात की तरफ झुकने के बारे में हमें नहीं कहता है, बल्कि हमारी जो राजनीति विज्ञान अर्थात जो पॉलिटिकल साइंस है, वह हमें क्या कहता है कि परिणति हमारी जो है दास्ता में न हो, अर्थात हमारा झुकाव गुलामी की तरफ न हो, हमारे अधिकारों को पाने की ओर होना चाहिए। परिणति का अर्थ होता है किसी भी बात की तरफ झुकना, अर्थात झुकाव करना उसका, या समाप्त होने की जो प्रक्रिया होती है उसे परिणति कहा जाता है। और दास्ता का अर्थ होता है गुलामी। जैसे हमारा भारत देश जो है, आप सभी जानते हो कि 150 साल से भी ज्यादा अंग्रेजों ने हमारे भारत देश पर अपनी हुकूमत चलाई थी। तब कई जाकर के कई स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद में हमने यह आजादी प्राप्त की है। तो यहाँ पर इसी आजादी को प्राप्त करने के लिए तिलक जी ने बताया है। वे अपने भाषण में एक और अच्छी बात कहते हैं कि राजनीति का जो विज्ञान है वह हमारे देश के वेद हैं। वेद का अर्थ होता है जो पुराण होते हैं, उन्हें वेद कहा जाता है। आप सभी ने हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ा होगा कि हमारे 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, साथ में ऋग्वेद। इस तरह से हमारे 4 वेदों के बारे में पुराणों में बताया गया है। तो हमारी जो राजनीति है अर्थात जो पॉलिटिकल साइंस हमारे भारत देश की है, वह किसी वेद से कम नहीं है। आगे बढ़ेंगे। तिलक जी अपने भाषण में कह रहे हैं आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। वे लोगों को संबोधित कर रहे हैं अपने भाषण में और उन्हें जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके मन में भी यह भाव उत्पन्न करने के लिए उन्होंने कोशिश की कि स्वराज्य हमें प्राप्त करना है। वे कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास आत्मा होती है और वह आत्मा अगर सोई है तो वे उसे जगाना चाहते हैं। वे कहते हैं मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ, उसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। वे कहते हैं कि जो जन सामान्य लोग हैं उनमें जो लोग उनके समर्थक नहीं हैं या जो लोग किसी भी तरह से स्वतंत्रता के आंदोलन में साथ नहीं दे रहे हैं, वे उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे उनकी आत्मा को झकझोरना चाहते हैं, उसे जागृत करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि उनकी आंखों पर कुछ स्वार्थी लोगों ने, कुछ कुचक्री लोग अर्थात जो षड्यंत्रकारी होते हैं, जो लोगों को बुरी राय देते हैं, गलत काम करने के लिए कहते हैं, उन्हें कुचक्री या षड्यंत्रकारी कहा जाता है। ऐसे लोगों ने जो उनके मन में बीज बोए हैं गलत बातों के, उन बातों को वे उनसे मुक्त करना चाहते हैं। उन सारी बातों से वे लोगों को सचेत करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं। वे क्या कह रहे हैं अपने भाषण में, ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी बात बताई है इन्होंने। कहते हैं राजनीति के विज्ञान के 2 भाग हैं। राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस के 2 भाग, 2 अंग हैं। कौन से 2 अंग हैं?
दैवी रूप जो है वह अच्छाई का प्रतीक है और राक्षसी रूप जो है वो बुराई का प्रतीक है। अर्थात पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान जो है उसके दो हिस्से बताए गए हैं, जिसमें एक अच्छाई भी है और दूसरी बात बुराई की भी होती है। वे कहते हैं एक राष्ट्र की दास्तां दूसरे भाग में आती है। वे कहते हैं कि अगर कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र का गुलाम बन जाता है, जैसे हम भारतवासी ब्रिटिश राज्य के गुलाम हो गए थे, उनके शासन काल में हम भारतवासी उनकी गुलामी सहन करते रहे, तो यही बात वे कह रहे हैं कि एक राष्ट्र की दासता अर्थात गुलामी दूसरे भाग में आती है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अपना राज्य जमाता है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। वे बता रहे हैं कि राजनीति विज्ञान अर्थात जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो दूसरा भाग है राक्षसी भाग, वह कभी भी किसी के बारे में भलाई तो सोच ही नहीं सकता। नैतिक का मतलब होता है नीति संबंधी, औचित्य का मतलब होता है उचित, किसी के बारे में उचित बात को कर ही नहीं सकता। राक्षसी जैसा कि नाम ही बताया गया है, जो बुराई का प्रतीक है, वह लोगों को भड़का सकता है, बुरे काम उनसे करवा सकता है। इस तरह से वे कहते हैं कि एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। वे कहते हैं अपने भाषण में कि अगर कोई राष्ट्र कहे कि अच्छा है, चलो भारत जो है ब्रिटिश का गुलाम बन गया है, अगर कोई राष्ट्र इस बात का समर्थन करता है तो ऐसा राष्ट्र जो समर्थन करने वाला होता है वह ईश्वर की नजर में पाप का भागीदार होता है, वह पापी कहलाता है। उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो छात्रों, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि हर एक परिच्छेद के नीचे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। यहाँ तक हमने भाग 1 में देखा कि किस तरह से लोकमान्य तिलक ने अपने भाषण के द्वारा लोगों को संबोधित करते हुए अपने जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने की यहाँ पर घोषणा की है, इसका एक ऐलान कर दिया। इसके बाद में क्या होता है इसे हम जानेंगे भाग 2 में। धन्यवाद।